नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे। आज आप सभी के साथ मैं फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूँ। 2024 से लेके 2010 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछे हैं सीएपीएफ में। इस प्रकार आपका ना सिर्फ सीएपीएफ की हेल्प हो जाएगी, सीडीएस की भी हेल्प हो जाएगी, ताकि आपको समझ आ पाए किस लेवल के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है। और अगर मैं इन क्वेश्चन पेपर्स को देखूं फिजिक्स के, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो मेरे को लिखे जो मिले हैं, एक तो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस है जी। ठीक है जी। ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ग्रेविटेशन न्यूटन्स के साथ ही मैं गिनता हूँ। और फिर इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। ये कुछ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। देन यू हैव लाइक एनर्जी वाला, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वाले टॉपिक्स। लेकिन ये बहुत आसान है, बहुत इजीली वी कैन स्कोर वेरी वेल इन द फिजिक्स पार्ट। अगर आप समझ पाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करके जाओ, तो कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलेगा। तो चलिए सी डी एस सी एफ एफ 2024 से मैं शुरू कर रहा हूँ। आपके सामने विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट एनर्जी पर फोटोन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आम बंदे को, जिसने नहीं पढ़ा, उसको पता ही नहीं चलना ये है क्या। ये बेसिकली एक टॉपिक है हमारे पेपर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये हमारे सीडीएस में, सीएपीएफ में हर जगह पर आता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इसका निमोनिक है गक्स यूवेम्बर, ये याद रखें। और गक्स यूवेम्बर में अगर मैं देखूं तो गामा से रेडियो वेव्स की तरफ जाऊं तो वेवलेंथ बढ़ता है, और इस तरफ जाओ तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। ठीक है जी। और फ्रीक्वेंसी बढ़ता तो याद रखिएगा, एनर्जी भी जिस तरफ फ्रीक्वेंसी बढ़ता है उधर ही बढ़ती है। क्योंकि 11वीं 12वीं कक्षा में आपने पढ़ा E=H म्यू। मैं बिल्कुल भी कहूंगा जो नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले, उनको भी घबराने की जरूरत नहीं। अब सबसे ज्यादा म्यू इन सभी में से किसका, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, एक्सरे की। तो फिर एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा हुई, एक्सरे की। तो आंसर ए ऑप्शन है जी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे अच्छा नॉलेज होना चाहिए, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, विजिबल। विजिबल जिसमें हम देख सकते हैं, विब ग्योर जो है वो विजिबल में पूरा आता है। और इसका भी याद रखिए कितने वेवलेंथ के बीच में, 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में है जो हम देख सकते हैं। तो 400 वेव वायलेट से शुरू होती है, रेडियो वेव, रेडियो कह रहा हूँ, रेड वेव 700 नैनोमीटर तक चलती है। तो ये विजिबल है। उसके बाद आता है इंफ्रारेड, और फिर है माइक्रोवेव, और फिर है रेडियो वेव। क्लियर हो गया जी। ये प्रॉपर गक्स मेमोर भी याद रखें। वेवलेंथ इस तरफ बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी इस तरफ बढ़ती है, और अगर जिस तरफ फ्रीक्वेंसी बढ़ती है उधर ही एनर्जी बढ़ती है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी हमारी एक्सरे में इस हिसाब से। ये बार बार मैं कह रहा हूँ। एक और पॉइंट टू बी नोटेड, इन सभी की वेलोसिटी सेम है जी। चाहे वो गामा, चाहे एक्स है, चाहे यूवी है, चाहे विजिबल है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव, रेडियो वेव है, इन सभी की वेलोसिटी सी है जी। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक और चीज, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये न्यूट्रल हैं सारी। याद रखना इन पे कोई चार्ज नहीं है। दे वॉन्ट बी गेटिंग डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये सारी न्यूट्रल हैं। इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा है। बस ये आपको याद रखना, एक्सरे इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन, ऑडिबल रेंज 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक है। आप सभी को पता है, इससे नीचे हो तो इंफ्रासोनिक है, इससे ऊपर हो तो अल्ट्रासोनिक है। साउंड भी एक ऐसा टॉपिक है जिस पे पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट भी बहुत सिंपल है, इनमें से किसका कोई लेना देना ही नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे प्रिंसिपल पे काम करता है, इंडक्शन कुकर भी। उसके बाद आता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर आप सभी को पता ही, कम करंट और वोल्टेज को मेजर करता है, वो भी है जी। लेकिन माइक्रोस्कोप का लेना देना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से आंसर डी ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम। इनमें से कौन सा है, ये हीट ट्रांसफर के मीडियम भी आपको पता होना चाहिए जी। कंडक्शन होता है जब कोई टच करके हो, तो ठीक है जी, कंडक्ट करता है। जैसे आपने गैस के ऊपर पतीला रखा तो वो कंडक्ट करेगा हीट।
और इसमें जो पानी है कंडक्शन से गर्म हो जाएगा। कन्वेक्शन होता है जब पानी भाप बन के ऊपर को जाए, दैट इज कन्वेक्शन। रेडिएशन, जिसमें कोई मीडियम नहीं चाहिए, सूरज से जो किरणें आ रही हैं ना तो उनको कोई मीडियम चाहिए और ना वो सीधा पहुंचेंगी, सो दैट इज बेसिकली दिस रेडिएशन। इज एवरीवन क्लियर? सी शुड हैव बीन द आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल पूछा। यहाँ पर बताया गया कि एक कैनन से बॉल ऊपर को शूट की गई है जिसकी स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, इसने पूरा टाइम कितना लिया जाने में? 20 सेकेंड। क्लियर है? बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, मतलब पूरा जाने का और आने का टोटल 20 सेकेंड है जी। और जब बाउंस होगी वापस 70% इसकी लूज एनर्जी होगी, ये 30% राइज कर पाई। सो वो चीज़ है जी अपना हमारा ये चीज़। तो मतलब वापस कितनी लूज होगी? 30% इसकी हो। अब यार इसको मैं करने का सिंपल तरीका बता रहा हूँ आप सभी को कि भाई इनिशियल स्पीड दी हुई है 100 मीटर पर सेकेंड। दोस्त यहाँ से जब आपने फेंकी तो 100 ऊपर जाके वहां पर जीरो हो जाएगी। मैक्सिमम कितनी हो रही? काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। जब आप कोई चीज ऊपर फेंकते हो यहाँ पर एक हाइट पे जाके यहाँ पर रुक जाएगी, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। और सॉरी यहाँ, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम होगी। तो मैं कह सकता हूँ हाफ एम वी स्क्वेयर जो है वो पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट होगी? एम जी एच में। ठीक है जी। और इससे मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ हाफ एम वी स्क्वेयर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एम एम कटा, और वी कितना दिया हुआ? 100। ठीक है जी, स्क्वेयर, और इधर 10 इंटू हाइट है जी, तो यहाँ पर बटा 2 है जी। ये हो गया 100। एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस थिंग? बटा 20। ये कटा और ये कटा, तो रह कितना गया जी? 500। हाइट थी 500, जितना हाइट पे ये ऊपर गया। राइट जी, आई एम सॉरी, जितनी हाइट पे गया वो कितना हुआ? 500। अब आगे बढ़ते हैं जी, इस पे बात करेंगे। एक सेकंड रुक जाइए। चले आगे। तो दोस्त ये आपको 500 मीटर मिल गया। अब आपको ये भी पता जब टच करके ऊपर को गई तो इसने 70% एनर्जी लूज कर ली। रह कितनी गई? 30%। ठीक। और 30% का मतलब यहाँ पर स्पीड एनर्जी नहीं, 30% एनर्जी रह गई। वेलोसिटी, तो मतलब अगर वेलोसिटी पहले 100 थी तो अब कितनी हो गई? अब हो गई 30। तो जब 30 हुई तो 30 का हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू एम इंटू 10 इंटू एच। तो मेरे दोस्त एम एम कटा, और यहाँ पर 30 इंटू 30 बटा 20 हो गया। ये कटा और ये कटा, ये बना 1.5, ये आंसर आ गया 450 बटा 10। आंसर इज 45 मीटर। एक बारी मैं फिर से समझा देता हूँ। जब आपने बॉल शूट की ऊपर को तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, क्योंकि कितनी थी? ये हाफ एम इंटू 100 का स्क्वायर। जब ये हाइट तक पहुंची एम जी इंटू एच। इससे आपने दोनों को इक्वेट करिए, क्योंकि ये सारी एनर्जी इसमें कन्वर्ट होगी। एम एम कटा और मिला कितना? एच कितना है? जी की वैल्यू 10 डाल के ये आई 500। अब जब ये बाउंस बैक हुई तो इसके पास एनर्जी स्पीड कितनी हुई? वापस 30%। 70% लूज होगी तो 30 रह गई, तो 30 मीटर पर सेकेंड से ही ऊपर जा रही है। अब कितनी हाइट होगी यही पूछा। तो आप क्या करोगे जी? हाफ एम, क्लियर है, इंटू 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। एम एम कटा, ठीक है जी, 10 आ गया। 30 गुणा 30
बटा 20, ये कटा, ये 1.5 आया, तो h बराबर है कितना आ गया जी, 45। तो आंसर इज डी ऑप्शन। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। मैंने प्रिंसिपल क्या लगाया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन CAPF 2023 का रेजिस्टेंस पे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक रेजिस्टेंस है टोटल R, ठीक है जी, इसको आपने 4 इक्वल भागों में बांटा। जब आपने ये पता रेडियस सेम है, सब कुछ एरिया सेम रहने दिया, आपको ये भी पता ρL/A फॉर्मूला होता है, वैसे ही रेजिस्टेंस का। तो जब मैंने लेंथ को काटा 4 में, तो इक्वली कटेगा जी। ये R/4 हो गया, ये R/4 हो गया, ये भी R/4 हो गया, और ये चारों अब मैंने पैरेलल लगा दिए। अब जब चारों मैंने पैरेलल लगा दिए, तो 1/4/R, क्योंकि 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे होगा। तो मैंने 4/R प्लस 4/R प्लस 4/R प्लस 4/R कर दिया, ठीक है जी, क्योंकि 1/R पैरेलल में लगाए हैं। जब मैं ये किया तो ये मेरे दोस्त कितना हुआ, 4 + 4 12, 16 बटा R, 1/R पैरेलल, ठीक है जी। वही नेट कॉम्बिनेशन क्या हुआ, R डैश बराबर है R/16। और याद वैसे भी रखिएगा, जब भी आप पैरेलल कॉम्बिनेशन से कोई नेट निकालोगे ना, वो इंडिविजुअली में से सबसे कम वैल्यू होगी, और वो 1/16 ही है। पैरेलल में अगर मैं तीन चीज़ें, तीन, ये आपको वैसे ही एक हिंट दे रहा हूँ, 4 और ये 5, ये तीनों पैरेलल लगाए हैं ना, जो नेट रेजिस्टेंस आएगा ना, वो 3 से भी कम आएगा हमेशा। सबसे छोटी वैल्यू से भी कम वैल्यू आएगी पैरेलल में, और सीरीज में सबसे बड़ी वैल्यू से बड़ी वैल्यू आएगी, वो तो लॉजिकल है। समझ आई बात? तो आंसर आप वैसे भी कर सकते थे बिना इसके किए, पर मैंने तरीका भी समझा दिया। याद रखिएगा, आर पैरेलल का जो नेट रेजिस्टेंस होता ना, वो सबसे कम वैल्यू का होगा। मेरे को ये भी पता है मैक्सिमम लोग आपको ये पढ़ाएंगे ही नहीं फिजिक्स, क्लियर है जी, पर ये फिजिक्स 10 नंबर की है तो बढ़िया है जी। A bar magnet is moved towards a conducting wire loop, actually, and the magnet's north pole facing the loop. The same process, experiment 1 is repeated, that the south pole of the magnet faces the loop. तो अगर नॉर्थ से साउथ पोल हो गया, द डायरेक्शन ऑफ करंट लूप विल बी ऑफ ऑपोजिट नेचर। ठीक है, द magnet's north pole facing the loop. In the experiment 2, the same process number 1 is repeated. The south pole of the magnet faces the loop. तो डायरेक्शन ऑफ लूप विल बी सेम, नहीं, विल बी ऑपोजिट। क्लियर हो गया जी, बेसिक क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है कहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का। जब कोई फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट गिरे, तो वो एक्सेलरेशन कौन सी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी दे रखी है जी 2 × 10⁻³ ये याद रखना, यूनिट्स का हमेशा एक ख्याल रखना। और वेवलेंथ दे रखी है 35 × 10⁻² मीटर्स, क्योंकि आपको आंसर मीटर्स में निकालना, तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। अब आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू लैम्डा। अब म्यू पता आपको 3 × 10⁻³ है, 2 × 10⁻³ है, और लैम्डा आपको पता 35 × 10⁻² है। तो 270 × 10 कितना बना, 700 मीटर पर सेकंड बना। अब आपको पता डिस्टेंस भी कितना है, 2.1 × 1000, दैट मीन्स 2100। वेलोसिटी कितनी है, 700।
तो आपको टाइम निकालना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, टाइम। ये डिस्टेंस आपको पता है 2100 मीटर में कन्वर्ट किया, स्पीड आपने 700 निकाली है, म्यू लैम्बडा इज इक्वल टू स्पीड। ये फॉर्मूला याद रखना ही रखना है। तो 700, 2100 बटा 700 इज 3 सेकेंड। नेक्स्ट, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट। जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इनमें से कौन सा थर्ड लॉ का कॉन्सिक्वेंस है, मतलब इससे ड्राइव हुआ? ये तो नहीं हुआ। हाँ, ना ये रह क्या गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ए ही मारूंगा जी, लॉजिकल है जी। नेक्स्ट वन, टू ऑब्जेक्ट्स एक्स एंड वाई हैव इक्वल मास are moving with speed u and 3u. Kinetic energies are kx and ky. Clear again? Is equal to m u square, और kinetic energy of y is equal to m into 3u का होल स्क्वायर। अब रेशियो निकालना तो क्या बनाएंगे जी, 9 आ जाएगा जी, तो 1:9। अब उस हिसाब से आंसर क्या होगा, के एक्स बाई के वाई इज इक्वल टू 1/9। तो के वाई इज इक्वल टू 9 kx हो गया। इज नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर। क्लियर है जी? पास्कल आपको पता है ऐसा ही यूनिट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स अपॉन एरिया इसका ही तो फॉर्मूला प्रेशर का, जूल पर मीटर स्क्वायर, एनर्जी अपॉन एरिया तो है नहीं कोई फॉर्मूला, बार भी है, तो आंसर सी हुआ। मेरे दोस्तों, समझने हैं क्वेश्चंस, अगर आप लॉजिक से समझो, हर चीज आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और अगर आपने इन्हीं के नोट्स भी बना लिए ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो भी आपका मेजर पार्ट पा रहा हूँ। सो डोंट वरी, जस्ट डू वॉट एवर वी आर डूइंग द थिंग्स। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, ये याद रखना। और आजकल यूपीएससी इसके ऊपर भी पीछे काफी पड़ा। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू कलर ऑफ स्काई और ब्लू कलर ऑफ ओशन इज स्कैटरिंग, याद रखिएगा। और स्कैटरिंग के कारण ही सनराइज के टाइम सन अपीयर्स रेडिश, सनराइज के टाइम सन रेडिश क्यों लगता है, या सनसेट के टाइम सन रेडिश क्यों लगता है, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू स्कैटरिंग। तीसरी चीज जो पूछता है, टिंडल इफेक्ट, वो भी किसके कारण है, स्कैटरिंग के कारण। टिंडल इफेक्ट क्या है जी, जब धूप आती है तो वो जो धूप की किरणें हैं वो आपको दिखेंगी, बिकॉज जो डस्ट पार्टिकल्स हैं दे विल स्कैटर द लाइट। जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो स्कैटर करेंगे लाइट, जिस कारण ये धूप दिखेगी। इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस पॉइंट हियर? बड़े आगे, सिंपल चीज स्कैटरिंग के मैंने एप्लीकेशंस यही पूछता वो, याद रखें। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन सा कन्वर्ट करेगा भाई, ये तो किसको नहीं आता, जनरेटर ही होगा। बाकी कोई एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं करेंगे, जनरेटर ही करेगा मैकेनिकल को, और इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करने वाली मोटर है। अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, 2 मीटर का कनकेव लेंस का फोकल लेंथ, ठीक है जी, पावर कितनी होगी, कनकेव लेंस है तो पावर नेगेटिव होगी, ठीक है जी। 1/2 कितना हुआ, 0.5, -0.5 डायोप्टर, बी आंसर होगा। और याद रखे, इन्होंने तो दिया ही लेंथ, ये जो फोकल लेंथ है मीटर में, हमेशा अगर आपको निकालना है डायोप्टर में, इट शुड बी इन मीटर्स।
focal length. At a time of short circuit, the current in electric circuit. शॉर्ट सर्किट होता क्यों है? जब करंट बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाता है. Linear momentum changes by 2 times. Its kinetic energy will change by a vector of. अगर P बन गया 2P तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? आपको पता काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv². और मोमेंटम क्या होता है? m×v. इन दोनों में अगर मैं कनेक्शन बनाऊं तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p², मतलब m²v² बटा 2m कर दूं तो कटा तो वो हाफ mv² ही हो गया, p²/2m. तो अब अगर मैंने लीनियर मोमेंटम को डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 4 टाइम्स. मेरे मित्रों समझ आ गया? आपको पहले p पता होना चाहिए, m×v है. काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है. तो मेरे दोस्तों मैंने क्या किया? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ v इज इक्वल टू p कर दिया. यही हुआ ना, m×v मैंने p डाल दिया और फिर v ये इधर आ गया. ठीक है जी. और इधर आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या बना? क्या ये बना? नहीं, क्योंकि ये v² के साथ वेरी कर रहा है, ये p के साथ. तो मैंने क्या कर दिया? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m²v²/2m. ये कटा, क्योंकि इसमें मैं क्यों नहीं v कर सकता? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही चीज कांस्टेंट है, वो मास कभी चेंज नहीं होता. वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगी इसलिए. तो p²/2m हो गया. तो p² कितना हुआ जी? अगर p को डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स होगी. आइए जरा अगले क्वेश्चन पे देखते हैं. 2021 में क्वेश्चन आया हुआ, टाइम elapsed बाय व्यूइंग एंड हियरिंग द थंडर इज दिस थिंग. अब आपको सीधा अगर आंसर निकालूं तो दोस्त ये दिया हुआ है. क्या ये कंपेरेबल है दोनों एक दूसरे के साथ? नहीं, बिल्कुल भी कंपेरेबल नहीं है. तो आप करोगे क्या? सीधा स्पीड इनटू डिस्टेंस करोगे तो क्या मिलेगा? हाउ फार अवे, 330 मीटर्स पर सेकेंड इंटू 10 सेकेंड. तो वो कितना हुआ जी? 3300 मीटर आंसर. समझ आया ये कि नहीं? ये मैंने क्यों लिया दोस्त, ये समझना पड़ेगा. ये कहता कि बिजली चमकी तो एक लाइट जो है वो 10, और बाद में साउंड में, दोनों में टाइम कितना डिफरेंस है? 10 सेकेंड का. अगर मैं 3 × 10⁸ करूं और दूसरा करूं 330 × t + 10 करूं, यही होगा, क्योंकि इसको 10 सेकेंड ज़्यादा लगे और ये स्पीड है. अब अगर मैं भाई निकालने भी बैठूं तो भी वो वैल्यू बहुत बहुत बड़ी है. तो इसलिए स्ट्रेट में 330 इंटू कर दिया, आंसर आ गया 3300. अभी अभी मैंने बताया आपको वेवलेंथ का ऑर्डर विबग्योर में. अब ये नहीं कि आप सभी के याद करने बैठो कि वॉयलेट का कितना, इंडिगो कितना. आपको पता 400 से 700 के बीच में, और वॉयलेट सबसे पहला है. तो इस हिसाब से आंसर भी तो यही होना था. 400 गया हुआ, वो नैनोमीटर है, ये 0.4 माइक्रोमीटर, यही हुआ आंसर. लॉजिक समझ आया जी? आपको पता वेब के और 400 से साथ में, और 400 वाला पहला नंबर वॉयलेट का ही आता, तो फिर 0.4 ही मारूं. ये भी बहुत बढ़िया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्वेश्चन है ये भी. इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो खाना बनाने के काम आती? आम बंदा माइक्रोवेव मारेगा क्योंकि वही लगता खाना बनाने के. पर आपको पता आग जो है वो इंफ्रारेड भी, क्योंकि हॉट इंफ्रारेड रिलीज होती है. और फिर माइक्रोवेव, आंसर सी ऑप्शन होना चाहिए. नेक्स्ट आ जाइए.
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस, ठीक है जी, उसका कितना है जी, एट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस, एंड द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इनवर्टेड एंड ऑफ सेम साइज। जैसे ही इसने कह दिया ना सेम साइज, इट मीन्स इट इज फॉर्म्ड एट द सेंटर, और सेंटर से ही शुरू हुआ, 2F जिसको कहते हो आप, और 2F पे ही फॉर्म हो। समझ आई बात मेरे दोस्त, यहाँ पर बने बराबर, ठीक है जी। तो फोकल लेंथ कितनी होगा, सेंटर 10 है तो फोकल लेंथ 5 होगा। ये तो बंदा मुंह जुबानी कर लेगा जी। और यहाँ पर कईयों को लग रहा है कि यार तुम्हें कैसे पता कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है। मेरे दोस्त, सिर्फ कन्वेक्स लेंस में ही रियल और इन्वर्टेड इमेजेस बनती हैं। कनकेव में तो सारी वर्चुअल और इरेक्ट होती हैं। जिनको भी इस टॉपिक में दिक्कत है दोस्त, मेरे नीचे मैसेज करिए। अगर आप चाहें तो मैं सारा रिवाइज करा दूंगा इस चैनल पर, क्योंकि मेरा काम है अब। सितंबर में I am there on my own app with all of you people who are preparing for CFF, CDS, NDA or any UPSC exam. I'll be there with you people on my own app E तक्षशिला। क्लियर है जी। सितंबर के बाद कर देंगे अब काम तमाम। अगला क्वेश्चन भी ऑप्टिक्स है। शॉर्ट साइटेड पर्सन, शॉर्ट साइटेड पर्सन मतलब जिसको मायोपिया, जो दूर का नहीं देख सकता। साइटेड अंग्रेजी समझिए, जिसकी साइट छोटी है। क्लियर है जी। तो वो पास का बहुत क्लियरली देखता है, लेकिन दूर दूर की चीजें नहीं देख सकता, तो उसके लिए कनकेव लेंस ही यूज किया जाता। तो यही था जी, बी आंसर। वेरी बेसिक क्वेश्चन। अगला ये भी सिंपल है जी। प्रिज्म से निकला तो मैक्सिमम डेविएशन किसकी होगी। आपको याद रखना, डिस्पर्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जिसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ उसका सबसे कम डिस्पर्शन डेविएशन। तो सबसे ज्यादा डेविएशन किसकी होगी, वॉयलेट की। नेक्स्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन सा नहीं है। सन तो है ही, मेरे हिसाब से जुपिटर थोड़ा। नेक्स्ट वन, आगे इलेक्ट्रिसिटी पे भी सवाल। करंट दिया हुआ 1.5 एम्पेयर और टाइम दिया हुआ 10 मिली सेकेंड, और फिर आपसे पूछा चार्ज कितना। तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। जहां से आप क्यू निकाल सकते हो 1.5 × 10⁻³ तो आपको क्या निकलेगा जी, यहां से आप निकालोगे चार्ज। तो 1.5 बटा यार, आपको पता है एक गया तो ये 0.15 हुआ। तो आंसर ए ऑप्शन। एवरीबडी इज क्लियर। सो इट वाज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। समझ आ गया मेरे दोस्तों। आपको याद क्या रखना, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, वेरी बेसिक फॉर्मूला। तो क्यू इज इक्वल टू, ये उठा कर दिया हुआ 1.5 × 10⁻³ करना ये था, क्योंकि ये क्या टाइम और ये क्या आई, इनको मल्टीप्लाई करना था। 15/1000 किया तो क्या बना, 0.015। नेक्स्ट आ जाओ, इनमें से कौन सी नॉट रीन्यूएबल एनर्जी है। ये तो है नहीं, ये भी है नहीं। मैं यही कहूँ न्यूक्लियर, क्योंकि ये तो फिजाइल है। अगला क्वेश्चन मैं कह जी बम्ब क्वेश्चन। अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज करेक्ट, जीरो एक्सेलेरेशन ऑलवेज implies जीरो वेलोसिटी। नो, जीरो एक्सेलेरेशन मींस कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तभी तो होता है एक्सेलेरेशन। होता क्या, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम
ये तो हो नहीं सकता। जीरो एक्सेलरेशन हैज नो रिलेशन विद द वेलोसिटी ऑफ, ये भी गलत है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जीरो है। जीरो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट नेसेसरली मीन जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट इज कांस्टेंट थ्रू द फ्री फॉल। वेरी लॉजिकल, वेरी बेसिक क्वेश्चन। जी है जी, फ्री फॉल। तो बेसिक क्वेश्चन, डी आंसर। बट इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये भी अच्छा क्वेश्चन। टू मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय द सेम सोर्स can originate from the same point, can terminate the same time, can intersect depending on situation. They never intersect. ये मैं कह रहा हूं आम बंदा फंसेगा। यहां पर कहीं नहीं उसने दिया कि फ्लेमिंग्स कौन सा रूल है, राइट हैंड है या लेफ्ट है। पर अगर किसी को पता हो, लेफ्ट हैंड यूज होता है मोटर में। और मोटर में क्या होता है, तीन चीजें होती हैं हमेशा हर जगह पे। एक तो मैग्नेटिक फील्ड होती है, एक करंट होता है, और एक फोर्स होती है। तो मोटर में मैग्नेटिक फील्ड और करंट दिया होता है, फोर्स निकालनी होती है, और तब लेफ्ट हैंड रूल लगता है। तो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड। तो अल्टीमेटली ये फोर्स ही तो देता है कि नहीं? बिल्कुल। राइट हैंड रूल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज रॉन्ग। बिकॉज राइट हैंड रूल क्या देता है, उसमें फोर्स होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, करंट निकलता है। क्योंकि राइट हैंड रूल में क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट निकालते हैं। याद आ रहा है? तो ये भी गलत है। ये भी गलत है। कईयों ने तो ये मार देना कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों ही लग सकते हैं। ये भी गलत है। मेरे मित्रों, याद आ रहा है? राइट हैंड थंब रूल से आप इंड्यूस्ड करंट निकालते हैं, और लेफ्ट हैंड रूल से आप फोर्स निकालते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड एंड राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल द पीरियोडिक मोशंस आर necessarily simple harmonic. All simple harmonic motions are necessarily periodic motions. That is right. Clear है जी? अगला, radar used by police to check over speeding is works on the principle of Doppler effect. Next one, Newton's third law of motion is not correct. ये बिल्कुल ठीक है। Never occurs singly. When Earth pulls a stone downwards due to gravity, the stone exerts a force on the earth. ठीक है जी। There is a cause-effect relation implied in the third law. Not correct बताना है। हाँ जी, there is a cause-effect relation implied in the third law. There is no cause-effect relation implied in the third law. आंसर तो इन दोनों में से आप सोचो, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? करोगे तो आपको बराबर वैसे ही पड़ेगा। क्या आपको लगता है ये कॉज एंड इफेक्ट ही है? बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से डी आंसर होना चाहिए। सी, आई एम ओपन टू ऑल योर क्वेरीज, आई एम ओपन टू ऑल करेक्शंस। अगर कोई भी आपको लगे तो मेरे को बताना है। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन, तार पिन तीन तेल तूल हम नहीं अभी करेंगे ना। ये अगला आइए, 2019 का क्वेश्चन है, नॉट इल्यूमिनल सब्जेक्ट। ये लॉलीपॉप ही डालते जा रहे हैं अभी तक। मून ही होगा जी, सन भी देगा, लैंप भी देगा, कैंडल भी देगा लुमिनस। मैक्सिमम डेविएशन हर बार ही आया जी। मैक्सिमम कौन सा होगा? वायलेट। ये भी काफ़ी अच्छा। साउंड रिफ्लेक्शन भी दिखाती है, रिफ्रैक्शन भी दिखाती है, इंटरफेरेंस, बट पोलराइजेशन नहीं होती साउंड। याद रखें। Longitudinal wave moves through a certain medium. The quantity which is transmitted through is material as well as energy. Pulled by a rope, travels at a speed of 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। माउंटेन पे चढ़ रहा है। If 300 watt of power is used, then what is the force?
पावर कितनी लगी? 3000 वॉट। अब भाई सिंपल फॉर्मूला, कुछ नहीं लेना देना, तन्ने पता फोर्स कितनी, फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन, इनटू डिस्टेंस क्या होता है? वर्क, अपॉन टाइम कर दूं तो क्या होता है? पावर। तो पावर दिया हुआ 300 वॉट, 3000, और हमें पूछा गया फोर्स, फोर्स पूछा है, वर्क अपॉन टाइम लगा दूं, फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना दिया हुआ? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, ये 5 वैल्यू है, तो एफ इज इक्वल टू 3000/5, कम्स आउट टू बी 600। क्लियर है जी? पावर कितना है जी? 3000, और आपको पता है पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। ठीक है जी, और वर्क होता है एफ इंटू एस बटा टाइम। तो मैंने एस अपॉन टाइम तो निकाला हुआ है, एफ इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, पावर कितना? 3000, तो एफ इज इक्वल टू 3000/5, कम्स आउट टू बी 600। नेक्स्ट आ जाओ जी, बम्बास्टिक क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के पीछे तो अब सारा यूपीएससी पढ़ा और हम भी करके छोड़े। पहला बिल्कुल ठीक है, एनर्जी भी होती है, मोमेंटम भी होता है, ये भी ठीक है, कैन बी पोलराइज रिफ्लेक्टिव। गलती ये है सी, क्योंकि ये ट्रांसफर से नेचर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वेरी बेसिक क्वेश्चन। इनमें से कौन सी नहीं है? साउंड नहीं है, बाकी तो हैं। गॉक्सी मेमोरी तो हैं सारे, गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, साउंड वेव, ये लॉन्गिट्यूडनल है, बाकी सारी ट्रांसवर्स हैं। डायमंड की ब्रिलियंस कहाँ से पता चलती है? थ्रू TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, that is responsible for propagation of light through optical fiber is basically TIR। TIR का एक प्रिंसिपल पक्का याद रखना जी। TIR होता क्या? when a light moves from denser to rarer medium, आप सभी को पता है डेंसर से रेडियर मीडियम जाए तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होता है। जब इसका एंगल थोड़ा और बढ़ा दिया तो ये ऐसे हो गया। एक टाइम ऐसा आएगा जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल हो जाए, तो ये जो लाइन है ना, ये वापस वापस रिफ्लेक्ट होगी। नेक्स्ट, माइक्रोस्कोप में याद रखना, दोनों लेंस, आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस, दोनों ही कन्वेक्स होती है। कई बारी NDA CDS में आ चुका है। ठीक है, मैग्निफिकेशन डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द माइक्रो ट्यूब, इज अ कन्वेव लेंस, ये भी गलत है। अब रह क्या गया? 1 और 3 शो को, 1 पक्का ठीक है, तो ये वैसे ही आपने काट दी। लेजर, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय spontaneous stimulated emission of light radiation। हाँ जी, चेक कर लीजिए कहीं यहीं पे ना ढेर हो जाए, कहें कि बाकी सबको जाता तुमको लेजर की फुल फॉर्म नहीं आती। नहीं आती तो नहीं आती मुन्ना, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम याद रखना इज इक्वल टू, ये टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम जैसे ऐसे जाके ऐसे फिर ऐसे। ठीक है जी, यहाँ से अगर गए यहाँ पर जाके फिर वापस आए, वो कितना होता है? 2π√L/G। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम पे डिपेंड करता है। जैसे मैं अगर ये बढ़ा दूं तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये भी है, ये भी है। क्या कहीं भी मास हमने देखा? नहीं। तो डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉब,
नो। डज नॉट डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड, बिल्कुल ठीक है। 1 2 and 4 या का बुरकाटा लॉन्ग वेव रेडिएशन का पार्ट नहीं है। मेरे को तो भाई लगता है रेडिएशन होगा, क्योंकि सूरज से किरणें जो आती हैं वो इंसोलेशन है, वो रेडिएशन होती हैं, और वो शॉर्ट वेव होती है। तो मैंने रेडिएशन मारा, और मेरे को कुछ नहीं पता है। Sound waves can travel through vacuum. Absolutely wrong. Only light can travel. So light is electromagnetic wave and can travel through vacuum. That is right. So I can't go with this thing. So both one is false, second is true. So answer is D. Placed near a current carrier will be deflected. बिल्कुल ये दोनों ठीक है नहीं, और ये रीजन भी ठीक है। ये हवा में मॉइस्चर कंटेंट मेजर करने के लिए व्हाट डू वी यूज? बेसिकली आई मीन टू से ह्यूमिडिटी को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट होता है हाइग्रोमीटर। एब्सोल्यूट रिलेटिव ह्यूमिडिटी बात करेंगे जी। इनमें से कौन सा चीज़ है जो वेक्टर क्वांटिटी है? प्रेशर तो होता ही नहीं है, ठीक है जी। ना ग्रेविटेशन पोटेंशियल, इम्पल्स होता है। इम्पल्स का फॉर्मूला भी याद ना, P2 - P1, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। या F into time is this impulse। ठोको अगला। आपने पत्थर बांधा स्ट्रिंग के साथ, वो स्ट्रिंग रिवॉल्व कर रही सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है जी। जैसे ही स्ट्रिंग टूटी, द स्टोन विल मूव इन टेंजेंशियल। ऐसे नहीं कि बाहर को जाएगा, वो टेंजेंशियल जाएगा। अगला, फॉर अ फ्रीली फॉलिंग, कभी घुमा के छोड़ना है इश्यू को ऑब्जेक्ट, इट मूव्स विद a uniform velocity, it moves with a uniform speed, with a uniform acceleration, that is the constant acceleration g। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी दे रखे है। ये तो क्वेश्चन रिपीट हुआ भाई। 2 kHz 35 × 10⁻⁻, माइनस, एग्जैक्टली सेम किया यूपीएससी ने क्वेश्चन रिपीट। आंसर अभी तो हमने निकाला 3 सेकंड, क्योंकि कैसे निकाला वो बता देते हैं हम। ये लैम्बडा है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्बडा। म्यू कितना है? 2 × 10⁻³ और लैम्बडा कितना? 35 × 10⁻², क्योंकि मीटर पर सेकंड में मुझे 700 आ गया ये, और वहाँ पर 2100 डिस्टेंस है, बटा 700 किया तो के बने 3 सेकंड। ये तो भाई क्वेश्चन रिपीट हो गए। अगला क्वेश्चन चेक करिए। ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज 9.8, बिल्कुल, दैट इज वेट m इंटू जी। 1 × 9.8, दैट इज 9.8। Moving with a uniform velocity, that is constant velocity, will be zero because acceleration is zero. If acceleration is zero, so m into a is zero. So that is right. SI unit of weight is kg। बेटा वो तुम्हारे न्यूटन होगा भाई। आंसर इज सी ऑप्शन। या का नेक्स्ट आओ काटा करें। ये भी हम कर चुके हैं। आर को आपने 4 बराबर हिस्सों में काटा, तो 1/16 होया। ये भी कर चुके हैं भाई। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, द करंट इन सर्किट, ये भी रिपीट हो गया। चल क्या रहा है? तमाशा चल रहा है यहाँ। इनमें से कौन सा कन्वेक्स लेंस बनाने के काम नहीं आ सकता? एल्यूमिनियम भाई। ग्लास का बन सकता है, सफायर का बन सकता है, वाटर का बन सकता है, एल्यूमिनियम का नहीं। इट इज ड्यू टू स्कैटरिंग।
ये भी हमने देख लिया जी, ये भी देख लिया। ये है क्वेश्चन बम्बास्टिक। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, जैसे जैसे आप ऑल्टीट्यूड बढ़ाओगे तो जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ डेप्थ, अगर आप नीचे भी जाओगे तो भी जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो ये अगर इंक्रीज हो रही है तो ये गलत है। डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ लेटीट्यूड, लेटीट्यूड अगर आप इक्वेटर पे है तो ज़ीरो है, जैसे ही पोल पे पहुंचोगे तो उसका रेडियस कम हो तो इंक्रीज होगी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ अर्थ, ये भी गलत है, क्योंकि जी क्या होता है, जी एम बाई आर स्क्वेयर, उसी की तो वैल्यू 9.8 है, तो इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ अर्थ। ये भी क्वेश्चन बम्बास्टिक है, कई बार ही करवाता था, बच्चा करना नहीं चाहता था। अगर लिफ्ट में है बंदा, ठीक है जी, इसका मास है एम जी, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है, इंक्रीजिंग स्पीड का मतलब एक्सेलेरेशन हो रही है, तो ये जो मास होगा इसका वेट होगा ना, वो पता कितना हो जाए, एपरेंट वेट एम जी प्लस ए, क्योंकि जी तो नीचे लग रहा है, ऊपर ए लग रहा है, तो ये दोनों अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो ऐड होते हैं। ये तो मैंने वैसे समझाया। अब बैरोमीटर का जो है 760 mm, वो होता क्या है जी, इट इज़ बेसिकली एच रो जी, रो इज डेंसिटी, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पर आपको पता है जब एलिवेटर बढ़ेगा ऊपर को जाएगा तो जो नया जी होगा वो जी प्लस ए होगा, तो नेचुरली जी अगर बढ़ा तो के होया, सी आंसर होया। याका उरकाटा खरकाटा। The Earth's magnetic field is due to the motion of metals like iron and nickel in the core. That is absolutely right. Core is responsible for Earth's magnetism near the pole of a magnet, but these lines come closer to another at the other place. When the speed of a conductor moving through a magnetic field is increased, then voltage increases. Not correct पूछा है। ये ठीक है, ये भी पक्का ठीक है। ये गलत है ना भाई, लाइंस ऑफ फोर्स आर सेपरेटेड नियर पोल, नो, दे आर कंबाइंड। यहाँ पर तो सबसे ज्यादा इकट्ठी होती हैं। आंसर इज बी ऑप्शन भाई। ओहो, रेजिस्टेंस दे रखा है 4 ओम, वोल्टेज दे रखी 12 वोल्ट, तो चार्ज पूछा। बेसिकली आपको क्या पता है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो वो क्या 12/4, 3 आ गया। तो चार्ज इन कूलम पर सेकंड पूछा, और आपको क्या लगता है करंट क्या होता है, जो आपने वैल्यू निकाली वही तो वो है चार्ज पर कूलम, क्योंकि आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी भी तो होता है, कितना चार्ज पर सेकंड, जान के वो कहानी घुमाता है, क्योंकि चार्ज पर यूनिट सेकंड क्या होता है, करंट ही तो होता है, तो वही तो पूछा। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द पिस्टन इज एन ऑटोमोबाइल कंप्रेसेस द गैस इन द सिलेंडर। हाँ जी, काइनेटिक एनर्जी मस्ट इंक्रीज, गैस मस्ट अंडरगो चेंज ऑफ स्टेट, और गैस मस्ट अंडरगो केमिकल चेंज। मेरे हिसाब से नन ऑफ दीज होना चाहिए, ये मन्ने भी चेक करके देना। कंप्रेशन करोगे तो वो लिक्विड में हो जाएगा जी, तो केमिकल चेंज तो नहीं होना है, केमिस्ट्री है ये। अगला, द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज प्लेस फेल्ट ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, व्हेन एनी बॉडी ऑब्जेक्ट गोज इनसाइड द अर्थ और अबव, द वेट डिक्रीजेस। बिल्कुल, चाहे आप अर्थ के ऊपर जाओ तो भी डिक्रीज, नीचे जाओ तो भी डिक्रीज, इट विल मिनिमम
वे मिनिमम व्हेन इट इज एट द सेंटर ऑफ अर्थ। क्लियर हो गया जी। बेंडिंग ऑफ इमेज ऑफ अ रॉड partially dipped in water is refraction। ठीक है जी। और बी का पक्का ही हो गया जी, के हो गया 3 ही होगा, और सी का 4 होगा। When one steps of an earthquake, that is fluorescence। तो आंसर इज डी ऑप्शन। वेरी लॉलीपॉप क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। चेक करिए जी क्या है ये। डायमंड रिंग, फिर गोल्ड, गोड्स आई एंड belly's beads। It is basically the part of aurora, lightning, solar eclipse or what? Is made generally of tungsten because it has a high melting point। इलेक्ट्रिसिटी इज एन एनालॉग मीटर, जो होता है एनालॉग कंप्यूटर होता है। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट फाउंड इन स्काई आर ड्यू टू व्हाट? दैट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट। क्लियर। सनराइज होने से पहले सूरज दिखना और सूरज डूबने के बाद भी सूरज दिखना, दैट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। Formation of colors in soap bubbles is basically dispersion। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन सी होती है जी? जो अर्थ की जो रोटेशन की स्पीड है उतनी स्पीड से वो रिवॉल्व करे। सो इट मीन्स अर्थ पूरे कितने में घंटे में, 24 घंटे में चक्कर काटती है, तो जियो स्टेशनरी भी 24 घंटे में ही काटेगी, तभी तो स्टेशनरी है। ये पूरा चक्कर इसके आसपास 24 घंटे में, और ये भी 24 घंटे में पूरा। सो दोज आर जियो स्टेशनरी। सेमीकंडक्टर्स आजकल वैसे न्यूज़ में है, तो यू शुड बी नोइंग अबाउट द सेमीकंडक्टर्स। तो इनका ऑर्डर पूछा गया, सबसे पहले सेमीकंडक्टर, फिर मेटल, फिर होगा इंसुलेटर। नो, सबसे पहले इंसुलेटर फिर सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर किस में कौन कौन से होता है? आर्सेनिक, ठीक है जी, और कौन सा? सिलिका। क्लियर है, ये याद रखना है। जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब। मॉडम। क्लियर है जी। Modem is a software, no. Stabilizing the voltage, no. Is an operating converts analog into digital and digital into raw। Clear है जी। माइक्रोवेव ओवन यूजेस, माइक्रोवेव ओवन आपको याद है, गक्स यूवेमर में। माइक्रोवेव की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। स्मॉल तो हो नहीं सकता, विजिबल में नहीं, माइक्रोवेव दिखती थोड़ा, और ये भी नहीं। आंसर तो यही था, लॉलीपॉप क्वेश्चन था अगर आपने सोचा और फिर लगाया। इट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अ बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। अगर ऑलरेडी मोशन में है तो आपको कम पुश लगाना पड़ेगा। हाइड्रोलिक ब्रेक्स एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट, पास्कल्स लॉ। और वो क्या है? प्रेशर पे। शॉर्ट सर्किट के टाइम मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता करंट, तभी तो होता है शॉर्ट सर्किट। to minimize the power loss in the transmission। B।
फाइंड्स them in blood because of the decreasing effectiveness ciliary muscles. और अगर ciliary muscles weak and loss of flexibility of the lens, the effect is due to what? Astigmatism. ये शॉर्ट साइटेडनेस, इस लॉन्ग साइटेडनेस, और प्रेस बायोपिया होता है जिसमें दोनों प्रॉब्लम हो, ना दूर का दिखता ना पास का दिखता, चश्मे में दोनों लेंस लगे हो। लेकिन ये सिलेरी मसल्स वीक है तो वो एस्टिग्मेटिज्म है, बुजुर्गों को हो सकता है। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज मैक्सिमम, सो इट increases as we go up. No, G is equal to GM/R. जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आर बढ़ेगा तो जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। दिस इज 100% राइट। चाहे आप ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ जमीन के, जी की वैल्यू कम ही होगी, मैक्सिमम सरफेस पे होती, सोच के देखिएगा। यहाँ पे तो फॉर्मूले के हिसाब से जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो वो जी छोटा होता जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सली प्रोपोर्शन। लेकिन जब आप अंदर भी जाओगे ज़मीन के तो भी भाई जी छोटा होगा, क्यों? क्योंकि मास गिरता जाएगा। माइक्रोवेव ओवन सेफ आर नॉट माइक्रोवेव सेफ इज ट्रू। तो भाई ये आंसर होगा जी, ये तो इन्होंने रीजनिंग पूछी है जी। व्हीकल्स कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल यूजुअली हैव मेटालिक रॉड्स। क्लियर है जी, इस पे आपने देखना है। व्हीकल्स Vehicles carrying inflammable materials usually have metallic ropes touching the ground during motion in order to, आराम से चेक करें, बहुत सिंपली आप आंसर कर सकते हैं। Conduct the charge produced by friction, control the speed, no. Conduct the current produced by inflammation, providing earthing for lightning. Heat is transmitted from sun to the earth is radiation. स्टेथोस्कोप, ये भी आपके एनसीईआरटी में मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव से होता है, इसको आप रेवर्बरेशंस कहते हैं, तो स्टेथोस्कोप ये यूज करता है। अर्थ ट्रेवल्स ऑन इट्स ऑर्बिट एट अ स्पीड ऑफ 4400 किलोमीटर पर आवर, व्हाई वी डू नॉट फील हाई स्पीड? Our relative speed along the earth's orbit is zero. That is right. During free fall, नीचे गिरे तो पोटेंशियल एनर्जी गिरती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। नेचुरल सी बात है, यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट है, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे कम होती जाएगी, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। वो पोलराइड्स होते हैं जहाँ तक मेरे को पता है, जो 3D मूवीज देखने को लिए। ये चेक कर लीजिए कितनी बारी आ चुका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इसको ध्यान से जो मैंने बता दिया वही मोर देन इनफ है। ये नहीं, अल्फा और बीटा तो हमने पढ़े नहीं, गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो, सिर्फ यही है मुन्ना। नेक्स्ट, बंदा अगर ऊपर हाइट पे जाए तो नाक में से खून निकल आए, क्योंकि ब्लड इन कैपिलरीज स्लाइटली लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर नो इज मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर प्रेशर हाई हो तो बाहर कम हो, जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो प्रेशर कम होता जाएगा। हमारी बॉडी के अंदर अगर प्रेशर ज़्यादा है तो खून बाहर को ही निकलेगा, तभी तो लोगों को गाल गाल लाल होते हैं, आपने सुना कश्मीर में ऐसे पहाड़ों में ऊपर, क्योंकि अंदर जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे प्रेशर हवा का कम होगा, बॉडी के अंदर प्रेशर ज़्यादा तो ब्लड बाहर को जाएगा। क्लियर है जी, बी आंसर। ये वर्ड्स आपने चेक करने, रेवर्बरेशन, क्लियर है जी, have slightly different frequencies superposed,
इक्वल फ्रीक्वेंसी, प्रोलॉन्ग्ड ईगो इज रेवर्बरेशन। याद रखें, मेरे को तो यही याद आता है, ए का 3 हो गए, रेजोनेंस 2 इक्वल फ्रीक्वेंसी सुपर इम्पोज, एंड 4, ये भी ठीक है, यागा बागा डागा टीच बाबा। अब वेरी स्मॉल लेटर्स लिखे हुए हैं तो उसको बड़ा करना है, तो आप कौन सा लेंस यूज करो? एनलार्ज इमेज देखनी है, एनलार्ज कभी कनकेव लेंस में बनती नहीं है, खून पीणों याद रखो, इट इज ऑलवेज इन द कन्वेक्स लेंस, और जितनी ज्यादा पावर है उतना कम फोकल लेंथ है। हमारा जवाब सी ऑप्शन हो, टागा और काटा। Explanation of why we get thrown back with a jerk in stationary bus starts moving, it's because of the first law of motion. At the infrared end of spectrum, re-radiates the sun's heat at UV energy. No, one only. Person suffering from myopia uses a concave lens because diverges the beam of light incident on. बिल्कुल ठीक है दोनों। तो प्यारे मित्रों, हमने फिजिक्स के 2024 से लेके 2009 तक के सारे पीवाई क्यू मसाला मार के फिजिक्स के खत्म किए। अब मौका आ चुका है चौका मारने का। मैं आप सभी के साथ वादा करता हूँ, हर सब्जेक्ट के जीएस के, एनडीए के, सीडीएस के, सीएपीएफ के, जीएस के सारे टॉपिक वाइज ये आपको ऐसे किसी किताब में नहीं मिलेंगे कि सारा का सारा मैंने फिजिक्स के क्वेश्चंस आपके साथ अभी डिस्कस किए। सो अगर कोई गलती मिले दोस्त माफ करना और शेयर करना दबा के। अब याद रखिए, पप्पू जाग गया, अब नहीं रुकना, अब बस चलता रहेगा हमारा संघर्ष और हमारा सिलेक्शन स्पॉट। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद एवरीवन।